हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1 का पाठ उपभोक्ता की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। अब जो श्यामाचरण दुबे जी थे वो वैज्ञानिक थे और इन्होंने विज्ञान में पीएचडी करी थी और 1996 में इनका देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब इन्होंने अपनी इतनी सारी पुस्तकें भी इसमें लिखी। जीवन और समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने बहुत वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। अभी इनकी विशेषता क्या थी इनके लेखन की? ये एक वैज्ञानिक थे पेशे से और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेख लिखे, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो बहुत सरल भाषा में लिखा और बड़े बड़े विषय इन्होंने छोटी सरल भाषा में सबको समझा दिए। तो वहीं पर हम एक ऐसे विषय को पढ़ने जा रहे हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। अभी उपभोक्तावाद बच्चों किसे कहते हैं पहले हम वो पढ़ते हैं। इसमें कुछ टर्म्स आए हैं जिनको कि हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इसके कुछ शब्दार्थ भी, जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। तो पहले इसके शब्दार्थ देखिए। वर्चस्व कहते हैं प्रधानता, जो बहुत ज़्यादा हो। विज्ञापित, जिसका प्रसारण किया गया हो, प्रचार किया गया हो। अनंत, जिसका अंत ना हो। सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे मेकअप वगैरह। परिधान यानी वस्त्र। अस्मिता मतलब अस्तित्व या पहचान। अवमूल्यन मतलब मूल्य का गिर जाना, मूल्य का अवमूल्यन यानी पतन हो जाना। उसके बाद है शरण, शरण कहते हैं नाश। प्रतिमान मतलब मानदंड। प्रतिस्पर्धा होड़। छद्म मतलब बनावटी। दिग्भ्रमित मतलब रास्ते से भटका हुआ। वशीकरण यानी वश में करना। अपव्यय मतलब बेकार का खर्चा, फिजूल खर्ची। तत्कालिक मतलब जो उस समय चल रहा हो। परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई के लिए। अभी कुछ शब्द हैं, जैसे इसमें एक शब्द आया सांस्कृतिक अस्मिता। सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं, अस्मिता से तात्पर्य होता है पहचान, हमारी अपनी पहचान और हमारी संस्कृति की पहचान। जैसे हम भारतीय संस्कृति के मूल के हैं, तो हम कहीं जाएंगे तो हमारी संस्कृति की पहचान हमें बना के रखनी है, हमें अपनी संस्कृति की अस्मिता को बचा कर रखना है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत को विभिन्न संस्कृति के मेलजोल से बनी है। इस मिलीजुली संस्कृति पहचान को हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। सांस्कृतिक उपनिवेश, विजेता देश जिस देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वह देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। अगर जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत पर अपना कब्जा कर रखा था तो हमारा भारत जो है वो उनका उपनिवेश कहलाता था। तो सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती थी। तो हम ब्रिटिशर्स की जो संस्कृति थी वो हमारे ऊपर जबरदस्ती फोर्सली डाल दी गई थी। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं और हम लोग जो दबे हुए लोग होते हैं वो मजबूरी वश उनकी और हीनता की भावना कि हम तो कमज़ोर हैं, हम तो बेकार हैं, हम ऊपर वाले विजेता देश की संस्कृति और उसको अपनाने लग जाते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना है। अगर हम बहुत समय तक किसी की संस्कृति को अपना लेते हैं, अपनाए रखते हैं, तो उसको कहते हैं सांस्कृतिक उपनिवेश हो जाना, उनकी संस्कृति को मान लेना। उसके बाद है बौद्धिक दास्ता। अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दास्ता कहलाती है। हम किसी की बुद्धि के दास हो जाएं, उसको बौद्धिक दास्ता कहते हैं। छद्म आधुनिकता, आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से होता है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। हम क्या करते हैं, हम आधुनिक तो हो गए हैं, हम कुछ नया नया सीख रहे होते हैं। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार ना कर उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं। अब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है लेकिन हम इसलिए अपना लेते हैं कि हमने नहीं अपनाया तो हम आधुनिक नहीं कहलाएंगे। जब हम इस प्रवृत्ति के साथ कोई चीज़ अपनाते हैं तो उसको छद्म आधुनिकता या झूठी आधुनिकता कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, इस पाठ का जो आपका एक रेड कलर का पैराग्राफ दिया है वहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे आखिरी पैराग्राफ देखें। ये
पाठ का जिस्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। उपभोक्ता की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस विधा में लिखा गया है? निबंध विधा में लिखा गया है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ये किस विधा में लिखा गया है? ये निबंध विधा में लिखा गया है। और इसमें क्या लिख रहे हैं कि हम कैसे बाजार की गिरफ्त में यानी पकड़ में आते चले जा रहे हैं। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। हम क्या कर रहे हैं आजकल? हम बाजार में जो भी नया दिखता है हम उसको लेने के चक्कर में लग जाते हैं। हमें पता है कि ये चीज बकवास है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन क्योंकि पड़ोसी के पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। उसने ये पहना है, उसने इस ब्रांड के कपड़े पहने तो मैं भी उस ब्रांड का कपड़ा पहनूं, भले हमें उस ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं हम उस संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं और उस चमक दमक में पागल हुए जा रहे हैं। हम गुणवत्ता नहीं देखते, क्वालिटी है भी कि नहीं, बस क्योंकि वो ब्रांड है, उसका नाम है तो हम भी उसको ले लेते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। अभी जो अभिजात्य वर्ग है, संपन्न वर्ग है, वो क्या करता है? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महंगी महंगी घड़ी और चश्मे और वो सब पहन लेता है। तो हमको क्या लगता है, इसने ये पहना तो मेरे पास भी होना चाहिए, मैंने तो बिल्कुल बेकार वाला देसी वाला लगाया हुआ है, तो ये मैं तो छोटा कहलाऊंगा, वो तो देखो कितना स्टाइलिश हो गया। और हम उसकी तरफ कैसे देखते हैं? ललचाई नजरों से दिख रहे होते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है और ये हमारे सभ्यता के लिए बड़ी चिंता की बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। और यही उपभोक्तावाद की सबसे बुरी बात है कि जो उपभोक्तावाद, जो कंज्यूमरिज्म जो हमारा चल पड़ा है, उसका सबसे बुरा नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? यही है कि हम बिना सोचे समझे किसी चीज के पीछे भागने लगते हैं। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे तैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अभी लेखक कह रहा है कि जैसे जैसे ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही क्या होगा? समाज में अशांति और विषमता फैल जाएगी। कोई आज लड़का BMW से उतर रहा है, टेस्ला से उतर रहा है गाड़ी से, और हम छोटी सी मारुति में चल रहे हैं, तो हमारे मन में ओहो ये तो बड़ा आदमी है, देखो देखो BMW से चल रहा है। तो हमारे अंदर क्या होगा? हीन भावना आएगी और हमारे अंदर विषमता बढ़ेगी, कोई छोटा और कोई बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये है उपभोक्तावाद की संस्कृति। होना क्या चाहिए? जो जरूरत है, जो अच्छा है वो लो, जिसकी केवल हमें जरूरत है। जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा है और दुनिया में चीजें हैं तो हम सब चीजें खरीदते चले जाएं। यही उपभोक्तावाद है। अभी इस निबंध को देखते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। अभी बच्चों, वैसे हम पाठ का सारांश पढ़ते हैं, पर क्योंकि ये पाठ बहुत लंबा नहीं है इसलिए हम इसको पंक्ति वाइज पढ़ लेंगे, लाइन से पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, ये नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। सब कुछ धीरे धीरे हमारा माहौल बदल रहा है और एक नए तरीके की जीवन शैली जो है वो हमारे ऊपर वर्चस्व, यानी हमारे ऊपर अपना उसका बोलबाला होता चला जा रहा है, वो हमारे ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, और एक साथ साथ क्या आ रहा है? एक नए तरीके की जीवन शैली, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म अंग्रेजी में बोलते हैं। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, सब तरफ उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। जितना उत्पादन बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, जितना जनता को बेवकूफ बना सकते हो बनाओ। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए। उत्पादन किसके लिए किया जा रहा है? जनता के लिए। अरे हम तो जनता के लिए कर रहे हैं, जनता को फायदा होगा इसलिए हम कर रहे हैं। सुख की व्याख्या बदल गई है, लेकिन यहाँ सुख वो कौन सा सुख है? उस सुख की व्याख्या, उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल बदल गया है। उपभोग, भोग ही सुख है। सुख किसको कहा जा रहा है यहाँ? कि जितना आप चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं। सुख किसमें है? पेट भरा हो हमारा, एक अच्छी सी जगह मिल जाए हमको आराम करने के लिए, काफी है। लेकिन हमारा सुख अब इसमें नहीं है, हमें सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, बढ़िया बढ़िया चाहिए, नया नया चाहिए। तो हमारे सुख की व्याख्या बदल रही है। यह सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, और जो नई स्थिति बदली है, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बदलाव बराबर होता जा रहा है। उत्पाद तो हमारे लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि आने जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। अभी उत्पाद तो सच में हमारे लिए है, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे लोग बदल रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो चरित्र है वो भी बदल रहा है।
और हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं। मतलब हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम चीज़ों के लिए जी रहे हैं। हमारा समर्पण किसके लिए होता जा रहा है, उत्पादों के लिए। हम लोगों के लिए जी रहे हैं। विलासता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासता मतलब जितनी आराम की चीजें हैं उनसे सामान भरा पड़ा है। आजकल क्या है, पहले मॉल नहीं होते थे, पहले तो छोटी छोटी दुकानें होती थी, हम लिस्ट लेकर जाते थे और सामान लेके आ जाते थे। आज हम लिस्ट लेके नहीं जाते, आज हम मॉल में घूमने जाते हैं और घूम करके पहले विंडो शॉपिंग करते हैं और फिर उसके बाद जो कुछ पसंद आता है वो सब उठा लेते हैं। तो विलासता की सामग्री यानी आराम की चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश करने में निरंतर लगी रहती है। और जितनी चीजें हैं वो हमको और आपको लुभाने की नहीं, अट्रैक्ट करने के में लगी रहती है, एक जादू चलाती है हमारे ऊपर। शोकेसेस में बड़ी सुंदर सुंदर ब्रांडेड चीजें लगी होती, जब पास जाके आप उसका टैग देखते तो ओहो इतना महंगा, नहीं ले सकता, मैं आज नहीं ले सकता, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ी और सेविंग कर लूँ ना, अगली बार ले लूंगा। फिर किसी ने देखा, अच्छा तू उस मॉल से लेकर आया, ठीक है मैं भी लेकर आऊंगा। और हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम जाकर के ये और ले आएं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब छोटी छोटी चीजों को ले लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। अभी एक पेस्ट में चमक आती है, एक पेस्ट मजबूत करता है, एक पेस्ट सुरक्षा देता है, लेकिन अभी एक नया पेस्ट आ गया, उसमें तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। आता है ना ऐड, आपके टूथपेस्ट में नमक है, अरे नमक ऐसे ही ले लो, नमक से दांत साफ कर लो। पहले के जमाने में लोग सरसों का तेल लेते थे और उसमें नमक डालते थे, उससे दांत साफ करते थे। लेकिन आज तो हम बड़े बड़े नए नए डिजाइन के पेस्ट लेकर आते हैं। तो क्या है ये सब इसी उपभोक्तावाद का नतीजा है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, या मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है, जो चाहे चुन लीजिए। अब मार्केट में टूथपेस्ट लेने जाएंगे तो आपको टूथपेस्ट की भीड़ नजर आएगी। आपको उस खाने में से, उस शेल्फ में से ढूंढना पड़ेगा मैं कौन सा वाला टूथपेस्ट लूं। आप उठाएंगे, अच्छा इससे तो केवल शाइन आती है, इससे मजबूती आती है, मैं कौन सा वाला लूं। या कुछ नहीं तो फ्लेवर अलग अलग हो जाए, पिपरमेंट वाला फ्लेवर, फिर लौंग वाला फ्लेवर, अलग अलग, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब आपने अच्छा पेस्ट तो ले लिया, लेकिन ब्रश तो आपके पास बेकार वाला है, तो आपको एक अच्छा ब्रश भी लेना पड़ेगा। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध बचाने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब ब्रश आप ले आए, वो आगे से चौड़ा, आगे से पतला, घुमावदार, आगे से हिलने वाला, डिस्पर्सिबल, फोल्डेबल, फिर अभी तो इलेक्ट्रिक ब्रश आ गए हैं, वो ले आए, चलिए वो भी ले लिया आपने। लेकिन अब आपको अपने मुंह में दुर्गंध आ रही, उसके लिए क्या चाहिए, माउथ वॉश भी चाहिए होगा। सूची और भी लंबी हो सकती है। अब केवल दांतों की सफाई के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए हमको, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञप्ति और कीमती ब्रांड खरीदना पसंद करेंगे। अभी बिल जो है वो लंबा होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम साधारण चीजें नहीं खरीदते, हम बड़े बड़े ब्रांड की चीजें खरीद रहे होते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। अभी अगर आप दांत को छोड़िए, अगर आप सौंदर्य प्रसाधन में चले गए, मेकअप की चीजों में चले गए, फिर तो आपको वो चमत्कार देखने को वहां पर मिलेगा। हाँ बच्चों, आगे का नेक्स्ट पेज देखिए। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। अगर आप फैशन की चीजों को देखें तो रोज नया कुछ आ जाता है। आज कुछ आया, कल फिर कुछ आ जाता है, हर महीने कुछ नया आ जाता है और हमको लगता है अरे ये तो नया आ गया, ये तो हमें फिर से ले लेना चाहिए। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन, चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। अभी अगर आप केवल एक साबुन की बात हम करें तो साबुन भी इतने तरीके होंगे। कोई गोरा रंग कर देगा, कोई आपको सैनिटाइज कर देगा, कोई आपको आपकी चमड़ी सुंदर बना देगा, कोई आपको पवित्र कर देगा, कोई आपका मनपसंद होगा, कोई किसी को ऐश्वर्या राय ने इस्तेमाल किया होगा। ये सब क्या है, ये चमक दमक देकर के हमको लुभाते हैं। हमको इस तरह के मन भावन जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं, वो दिखा करके हम कोशिश करी जाती है कि हम सब चीज़ें खरीद लें। और हम जनता जो है वो
आ भी जाते हैं उनके चक्कर में, और हम तरह तरह की चीज़ें खरीद के लाते हैं। अगर आप संभ्रांत महिलाओं को, संभ्रांत मतलब जो ऊंचे सभ्य लोग हैं, जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, ऊंचे पैसे वाले लोग, जिनकी महिलाएं की जो ड्रेसिंग टेबल होती है, ड्रेसिंग टेबल मतलब जहाँ सजने संवरने की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। मतलब उनका एक एक कॉस्मेटिक 30-30, 40-40 हज़ार का होता है, और बड़ी छोटी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। अभी पेरिस के जो परफ्यूम्स हैं वो बच्चों बहुत फेमस है, फ्रांस के। तो लोग अपनी टेबल पर पेरिस का परफ्यूम रखते हैं और इसको अपनी प्रतिष्ठा का चिन्ह मानते हैं कि देखो ये मेरा स्टेटस सिंबल है, मैं तो पेरिस का ही चिन्ह यूज़ करती हूँ, पेरिस का ही परफ्यूम यूज़ करती हूँ, और मैं ऐसा वैसा कोई नहीं यूज़ करती। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव, कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई। अभी अगर हम ये बात केवल महिलाओं के लिए कहें तो ये ठीक नहीं है। महिलाएं ही नहीं, आदमी भी इसमें पीछे नहीं है। अभी पुरुषों के भी, पहले तो वो केवल साबुन और तेल लगाकर काम चला लेते, आज तो आफ्टर शेव लगाते हैं, प्री शेव लगाते हैं, फिर उसके बाद कोलोन यूज़ करते हैं। कोलोन जो पानी में डाल करके नहाया जाता है, उससे खुशबू आती है सारे दिन। फिर उसके बाद परफ्यूम बिना लगाए तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं ना। फिर वो हेयर जेल लगाते हैं, बाल सेट करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। तो आजकल क्या है, हम लोग इन सब, हमारी लिस्ट जो है वो लंबी होती चली जा रही है। और क्या ये सचमुच इस फायदे हैं इसके फायदे बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर, ज़ीरो। जितना हम कॉस्मेटिक से, जितना हम ये केमिकल से दूर रहते हैं, हमारी स्किन, हमारे बाल, सब कुछ उससे अच्छे रहते हैं। लेकिन हम पीछे कैसे रह जाएं? बगल वाला बच्चा तो लेकर आता है, भाई लेकर आता है, तो हमें भी लाना ही है। छोड़िए इस सामग्री को, अब ये बातें छोड़िए, वस्त्र और परिधान की दुनिया में आइए। अब आप कपड़ों की दुनिया में आ जाइए। फैशन में जगह जगह बुटीक खुल गए, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। अब तरह तरह के फैशन के कपड़े मार्केट में आ चुके हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। अभी ये ट्रेंडिंग वर्ड जो है, इन, आजकल ये बहुत इन है, ये इन कलर है, ये ट्रेंडिंग वर्ड, ये सब वर्ड्स नए आ गए हैं बच्चों, और महंगे भी होंगे। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात। अगर आपने कोई पुराने फैशन का कपड़ा पहन लिया, अच्छा ये तो पुराने फैशन का है, ये तुमने क्यों पहना है, मतलब ये तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है। घड़ी पहले से अच्छा समय दिखाती है। पहले हमारी क्या होती थी, घड़ियां केवल किस काम आती थी, हमारे समय दिखाने के काम आती थी। लेकिन उससे यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। अगर आपको केवल समय के लिए घड़ी चाहिए तो बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन हैसियत जताने के लिए अब आप 50-60 हज़ार में से लाख 1.5 लाख तक की घड़ी ले सकते हैं। अभी आजकल ये देखिए, ये जो मैंने भी बांधा हुआ, ये भी वो हेल्थ बैंड है, 2000-2500 का मिलता है मिनिमम। तो ये क्या है, ये अभी इसमें ब्लड प्रेशर भी बता देता है, हार्ट भी बता देता है, सब बता देता है। पर काम किस आता है ये, घड़ी देखने, समय देखने की काम आती है। लेकिन क्योंकि फैशन और नई नई चीज़ें आ गई हैं तो आदमी उससे आकर्षित भी होता है, और फिर वो इस अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है। आजकल आदमी लाख 1.5 लाख रुपए घड़ी पर खर्च कर देता है। संगीत को की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। अभी म्यूजिक का सारेगामा भले ना आता हो, लेकिन आपके घर में म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल बढ़िया वाला ए क्लास होना चाहिए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, मैं दिखावे के लिए उन्हें खरीदारों की संख्या भी कम नहीं। अभी कंप्यूटर तो खैर आजकल काम की चीज़ें, बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़रूरत नहीं है पर फिर भी खरीद लेते हैं दिखाने के लिए। अरे मेरे पास तो बढ़िया वाला, किस का कौन कौन सी ब्रांड्स आती हैं मुझे तो वो भी नहीं पता, तो उन ब्रांड का मेरे पास कंप्यूटर है। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, अभी हम लोग खाना खाने, आजकल पहले क्या होता था बच्चों, घर में खाना खाने का रिवाज था, अब बाहर जाके खाना खाने का एक रिवाज हो गया। बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी अच्छी खास बात हो गई तो हम बाहर चल देते हैं खाना खाने के लिए। और हम फिर खाना ऐसे वैसे होटलों में नहीं खाते, हम बढ़िया 5 स्टार होटल्स में खाना खाते हैं, 7 स्टार्स में। और आजकल शादी जो है पहले घरों में ही हो जाती थी, घर के आंगन में शादी हो जाया करती थी। आजकल बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार्स होटल्स में शादियां होती हैं। इतना अथाह पैसा उसमें खर्च किया जाता है, और नए नए तरीके, हल्दी का अलग, मेहंदी का अलग, पता नहीं कितने डेकोरेशन हो गए। और ऐसा नहीं है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ मुझे भी ये अच्छा लगता है, आजकल सबको अच्छा लगता है और सब लोग ये काम कर रहे हैं। बाद में जब खर्चा होता है तब समझ में आता है, अरे इतना खर्चा और बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। अगर आप बीमार पड़ गए आप, तो आप छोटे मोटे अस्पताल में कहेंगे अरे वो बेकार अस्पताल में क्यों गई हो, सरकारी वाले में, अच्छे वाले में जाओ।
तो लोग 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाने लग गए। पहले कभी हमने सुना था कि हॉस्पिटल भी 5 स्टार होते हैं? अरे अस्पताल वो जहाँ पे हमारी दवा इलाज हो जाए और हम ठीक हो जाए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। अब अगर आप किसी हॉस्पिटल में, बड़े वाले हॉस्पिटल में रहे, तो आपको सुख सुविधा तो मिलेगी, आपकी बीमारी भी ठीक होगी, साथ साथ आप लोगों से बात कर, अरे मैं तो जब बीमार पड़ा था वो बड़े 7 स्टार में रहा था, क्या बढ़िया हॉस्पिटल था, एकदम सारी सुविधाएं थी। पढ़ना हो तो पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। अभी आजकल छोटे मोटे स्कूलों में नहीं पढ़ते लोग, सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते। मजाक भी निकला हुआ है कि नौकरी तो सरकारी चाहिए, बाकी कुछ सरकारी नहीं चाहिए, सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं है, वो तो बेइज्जत के खिलाफ हो जाता है। लोग बड़े बड़े पब्लिक स्कूल और कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगी 5 स्टार। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। अब बड़े जो पाश्चात्य संस्कृति वाले जो देश हैं, भारत में अभी ऐसा नहीं आया, लेकिन वहाँ के देशों में आप अपने मरने से पहले ही अपनी बुकिंग कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, जो कि 5 स्टार लेवल का हो। आपकी ये सब बच्चों व्यंग है, निबंध है और व्यंग किया जा रहा है आज की इस सभ्यता पर, इस संस्कृति पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। अभी क्या होगा कि आपकी अगर कब्र बनाई गई है तो उसके किनारे किनारे बराबर हरी घास होगी। ये वो लोग पहले से तय कर देंगे, आप उसका पैसा पे कर देंगे, मरने से पहले ही आप पैसा दे देंगे और आपका तय हो जाएगा कि आपके मरने के बाद आपकी कब्र के किनारे किनारे बराबर हरी घास रहेगी। मन चाहे फूल लगे होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे भी होंगे, अभी फाउंटेन्स लगे होंगे, मंद ध्वनि से निरंतर संगीत भी बजता रहेगा। मरने के बाद भी आपको संगीत वंगीत तो सुनना पड़ेगा ना। तो ऐसी भी सुविधाएं लोगों को बड़े देशों में होने लग गई है। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अभी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं कि कल हमारे देश में भी ये संभव हो जाए। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग बहुत तेजी से पाश्चात्य सभ्यता को, संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, तो हो सकता है हमारे भारत में भी ऐसा हो जाए। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा जो हमारी पहचान है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारी अस्मिता है, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की है। अभी चाहे वो हंसी के पात्र हम बन जाएं, लेकिन वो हमारा स्टेटस सिंबल हो जाता है। जैसे आजकल के बच्चे वो फटी हुई जीन्स पहनते हैं, यहाँ से फटी वहाँ से फटी, घुटने से पूरा घुटना बाहर होता है, पर उनको बड़ी अच्छी लगती है। शायद वो उनके लिए स्टेटस सिंबल होगा। हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल पसंद है। कपड़े पहनने तो ढंग के कपड़े पहनो, साबुत, फटे पुराने क्यों। पहले तो भाई भिखारी लोग जो गरीब होते थे वो पहनते थे फटे कपड़े, लेकिन आज ऐसी फटी हुई जीन्स बड़े बड़े मॉल में कितने कितने हजारों की मिलती हैं। तो चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो, यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज, यह विशिष्ट जन का समाज है। विशिष्ट जन मतलब कुछ खास लोगों का समान है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये सब काम जो है वो जनरल पब्लिक नहीं करती, आम जनता नहीं करती। ये कुछ विशिष्ट जो अपर मिडिल क्लास जो है ये सब काम करता है, और बाकी जनता उसको ललचाई हुई नजरों से देखती है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, है ना। तो एक उसकी कैच लाइन है किसी विज्ञापन की, दिस इज राइट चॉइस बेबी। तो यही राइट चॉइस है जिसमें आपको मजा आए, आप दिखावा कर सको, वही आपकी राइट चॉइस है। आपके में एक ये वो बना हुआ है विज्ञापन, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर, बिस्किट, साबुन, शीतल जल, सुपर ऑफर, साथ में ये भी मिलेगा आपको, एक पे एक फ्री का ऑफर है। अब विषय में के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब बात वो कह रहे हैं कि चलिए अब आप किसी गंभीरता से बात करते हैं इस बारे में, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। अब ये बात गंभीरता से सोचने की है कि ये संस्कृति हमारे देश में क्यों। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती संस्कृति, जब अंग्रेज आए थे और उन्होंने हमारे ही बीच में से कुछ लोगों को सामंत और जमींदार बना दिया और कहा कि आप ही इन लोगों से लगान वसूल करिए, तो हमारे ही लोग हमारे ऊपर हुकूमत करने लग गए और तब से लोग सामंत बन बैठे। तो ये संस्कृति बहुत पहले से हमारे देश में है। सामंती संस्कृति, आज सामंत बदल गए हैं, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया, आज परिपेश बदल गया है, लेकिन वो प्रकृति नहीं बदली। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। अगर आप अपनी बात करते हैं कि हमारी सांस्कृतिक अस्मिता जो है वो हमारी धरोहर है, हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को खोने नहीं देंगे, हम उसको संभाल के रखते हैं, तो ये सब बातें झूठी हैं। अगर आप माने तो सचमुच हमारी जो परंपराएं हैं उनका अवमूल्यन हुआ, उनका मूल्य गिर गया है। हम अपनी परंपराएं खोते जा रहे हैं, हमारी आस्थाएं जो है वो शरण हो रही, शरण मतलब टूट रही हैं। हम जिस आस्था में जीते थे,
हम लोग कौन से लोग हैं? हम गुरुओं के देश के लोग हैं, हम साधु और संते और तपस्वियों के देश के हैं। तो हमारी आस्थाओं का शरण हो रहा है, हम धीरे धीरे उसमें उसका पतन हो रहा है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सच क्या है जो कि सुनने में कड़वा है, वो क्या है? हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, हम दूसरों की बुद्धि के दास होते जा रहे हैं। जो पाश्चात्य देश कह देते हैं हम वो मान लेते हैं। हमारे देश में क्या है, हम नहीं मानते। आपने अभी भी देखा होगा कि हमारे देश में ये सब एलोवेरा और ये सब जो चीज़ें हैं, शहद, ये सब हम पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन आज जब फॉरेन कंट्री से लिख करके कोई शोध पत्र आ जाता है कि नहीं हनी खाना चाहिए, तो लोग हनी खाना शुरू कर देते हैं। अरे हमारे देश के तो पुराने चरक संहिता में लिखा हुआ है कि शहद खाना चाहिए, लेकिन हम दूसरे की बौद्धिकता के गुलाम होते जा रहे हैं। पश्चिम की सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, और हम इसीलिए पश्चिम देशों के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। मतलब उनकी संस्कृति का बोलबाला हमारे ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर वो प्रेशर है, और हम उनकी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम जो आज संस्कृति हमने अपना रखी है वो अनुकरण की संस्कृति है। अनुकरण मतलब किसी के पीछे पीछे चलना, फॉलोअर बन जाना। हमारे देश की बच्चों जो वेशभूषा थी वो क्या थी? हम गर्म देश में हैं, तो हमारे यहाँ की वेशभूषा थी धोती और कुर्ता। आज हम सब पैंट शर्ट और जीन्स टी शर्ट पहनते। क्यों? ये जो पहनावा था ये पश्चिमी देशों का था, वहाँ ठंडा होता है मौसम, इसलिए वहाँ पर लोग धोती कुर्ता नहीं पहनते, वहाँ जीन्स पैंट पहनते। लेकिन हमने उनकी संस्कृति अपना ली और हम धोती कुर्ता भूल गए। आज अगर कोई लड़का धोती कुर्ता पहने निकल जाए तो लोग कहेंगे अरे ये तो पुराने जमाने का बैकवर्ड है, ये क्या पहन के आ गया, कार्टून बनकर आ गया। हमारी संस्कृति कैसी है? अनुकरण की। हम फॉलो करने लगे हैं, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम आजकल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर झूठी बेकार की बातों को अपनाते चले जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उससे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। आज हम प्रतिस्पर्धा तो होड़ में, वो कैसे आगे, हम उनसे आगे क्यों नहीं? इस होड़ में हम जो कुछ हमारा था उसको भूल करके छद्म मतलब झूठी आधुनिकता को अपनाते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अभी जो हमारी संस्कृति थी, हमारी परंपरा थी, उसकी जो नियंत्रक जिस शक्तियों से हम कंट्रोल्ड थे, उन सबके छूट जाने से, क्षीण हो जाने से, कमजोर पड़ जाने से हम दिग्भ्रमित, मतलब दिशा भ्रम हो गया है हमको। पहले क्या था? हमारे देश की हमारी परंपरा थी कि बच्चे माता पिता के चरण छू के जाते थे, माता पिता की बात मानते थे। आज क्या है? हमारी जो नियंत्रक शक्तियां थी, यानी हमारे माता पिता थे, जो हमारे नियम थे, हम उन नियमों में ढील होती जा रही है, और उसके वजह से हम दिशा भ्रम हो रहा है हमको। हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल दिशा भ्रम में पड़ गए हैं। ना तो वो बड़ों का आदर करना चाहते हैं, ना वो चरण छूना पसंद करते हैं, ना वो बड़ों की बात मानना चाहते हैं। और इसीलिए आज हमारा जो यूथ है, जो हमारा युवा वर्ग है, वो सब बिगड़ रहा है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित हो जा रहा है। हमारा पूरा समाज अन्य निर्देशित, मतलब किसी और से निर्देशित, कोई और हमें कंट्रोल कर रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारा मानसिकता बदल रहे हैं। जो ये विज्ञापन का जो तंत्र है, ये प्रसार का जो सूक्ष्म छोटा सा तंत्र है, लेकिन इस सब ने हमको कंट्रोल करा हुआ है। जो विज्ञापन दिखा देगा वही हम बन जाएंगे, और हमारी मानसिकता बदल रही है, हमारे सोचने समझने की शक्ति बदल गई है। इसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की वे। किसमें? जो ये विज्ञापन की प्रसार शक्ति, ये क्या करती है? जादू चलाती है, काला जादू, बाजार का जादू, और हम उस जादू में फंस जाते हैं। वशीकरण हमको वश में कर लेती है। हम समझ रहे हैं, अंदर से हमें मालूम है कि हम इसकी लिवाइस की जीन्स पहनेंगे तो ही हम अच्छे लगेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। साधारण हम कोई और जीन्स या पैंट पहनेंगे तो भी हम अच्छे लगेंगे, लेकिन हम इसके वश में हैं। और हम उस वश में हम जा करके वो 5,000 की ब्रांडेड कपड़े खरीद के लाते हैं, तभी हमें लगता है कि हम ठीक दिख रहे हैं। जबकि हमारी सुंदरता, हमारा व्यक्तित्व जो है वो कपड़ों पर आधारित नहीं है। हमारा व्यक्तित्व हमारे चरित्र पर आधारित होना चाहिए। अंत में इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या हो रहा है? अब जो ये संस्कृति फैल रही है, आधुनिकता की जो छद्म आधुनिकता की संस्कृति फैल रही है, इसका परिणाम क्या हो रहा है? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। एक समय ऐसा आएगा जब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हम उसका अपव्यय कर रहे हैं, उसको बेमतलब में खर्च कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। अभी अगर हम खाने की बात करें तो हमारे बच्चों को आलू का चिप्स खरीद करके खाना ज्यादा पसंद है, बजाय मम्मी जो अगर रोटी में आलू लगा करके दे देगी वो नहीं खाना पसंद करेंगे।
उबले हुए आलू में नमक काली मिर्च लगा के खाओ, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन हम वो नहीं खा सकते क्योंकि हम इस आधुनिकता के गुलाम हो गए हैं। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, जो पानी आजकल कोल्ड ड्रिंक और ये सब पीते हैं, अब धीरे धीरे अब हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं, अब उन्होंने ये कोल्ड ड्रिंक पीना बंद किया है। लेकिन पहले एक समय ऐसा था जब हम दूध पीना पसंद नहीं करते थे, पानी पीना पसंद नहीं करते थे, पैसे खर्च करके अपने ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, इसमें पैसे बर्बाद करते थे। क्यों? क्योंकि इनका विज्ञापन बहुत अधिक था। जो अक्षय कुमार और शाहरुख खान जब इसका विज्ञापन करते तो हम सोचते अरे अक्षय खान ये कोल्ड ड्रिंक पी करके और बॉडी बना सकता है, तो हम भी कोल्ड ड्रिंक पी के बॉडी बना सकते हैं, जबकि कोल्ड ड्रिंक पी के सत्यानाश हो जाता है शरीर का। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, अब इंटरनेशनल चीज़ लेते हैं हम, तो पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाते हैं। इनको क्या कहा है लेखक ने? कूड़ा खाते हैं, बिल्कुल बर्बाद, कचरा है कचरा जो हम खाते हैं पिज़्ज़ा और बर्गर। यही हम रोटी सब्जी खाओ, पराठा सब्जी खाओ, ये हमारे शरीर को लगता है। आज धीरे धीरे हमारे बच्चे जो हैं वो अलर्ट हो गए हैं, उनको समझ आ गई है, अब वो ये सब काम नहीं करते बच्चों। आज के बच्चे जो नए आज के बच्चे हैं उनको समझ आ गई है कि मैगी स्वाद देता है, स्वादिष्ट है, कभी कभी खा लो, कभी कभी खाने में बुराई नहीं, लेकिन रोज मैगी का टिफिन लेकर जाओ ये ठीक नहीं है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ गई है। अभी समाज में जो वर्ग हैं उनकी दूरी बढ़ गई। जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। सामाजिक सरोकार में कमी आ गई, एक दूसरे से लोगों को मतलब ही नहीं रह गया है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। और ये जो अंतर बढ़ रहा है इससे क्या फैल रहा है? आक्रोश। नीचे वर्ग वालों के मन में आक्रोश है, अच्छा यही लोग पिज्जा बर्गर खा सकते हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? अशांति, उनका मन अशांत हो जाता है, उनका भी मन करता है कि हम भी बर्गर और पिज्जा खाएं, जबकि एक्चुअली पिज्जा बर्गर में कुछ नहीं है, वो सेहत खराब कर रहा है। वो गरीब जो रोटी नमक रोटी खा रहा है उसका शरीर खराब नहीं है, उसको बीमारी नहीं घेर रही, लेकिन पर उसका मन अशांत हो जाता है देख करके कि ये लोग तो इसके पीछे भाग रहे हैं, इसका बताइए बहुत अच्छी चीज होगी ये तो। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। जैसे जितना ये फैलेगा उतनी ही अशांति बढ़ती जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, जो हमारी संस्कृति की पहचान थी, जो हमारी अपनी पहचान थी, उसका ह्रास हो रहा है, वो खत्म होती जा रही है। जो हमारा पुराना दाल चावल रोटी सब्जी वाला खाना था, आज हम प्रोटीन खा लो, ये खा लो, कैलोरी का ध्यान रखने लग गए हैं, फाइबर नहीं खाते हैं, अलग अलग तरह के बिस्किट्स खाते हैं। ये सब क्या है? ये हमने आधुनिकता को अपना लिया है। तो हमारी जो अपनी संस्कृति थी उसका ह्रास, उसका वो घट रही है और हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। हमें अपने लक्ष्य का ही पता नहीं चलता, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें अपना लक्ष्य समझ में नहीं आता। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं और जो हमारे विकास का एक बड़ा उद्देश्य हमारे सामने था कि हमें विकास करना है, उससे हम पीछे हटते चले जा रहे हैं। ना हम मानसिक रूप से अच्छे हैं, ना शारीरिक रूप से मजबूत हैं, ना हम पैसों से मजबूत हैं। सब कुछ खोता चला जा रहा है इस आधुनिकता की दौड़ के कारण। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम झूठी तुष्टि, जिस चीज़ों में बेकार की झूठ मूठ की एक संतोष मिलता है, थोड़ी देर का संतोष मिलता है, बाद में फिर वही, तो ऐसी दृष्टि के ऐसे संतोष के पीछे जो है वो भागते चले जा रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही, हमने अपनी जो नियम थे उनको तोड़ रहे हैं, हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले माता पिता विवाह तय करते थे और विवाह होते थे। आज जिसको देखो वो लव मैरिज करता है, भाग भाग के मैरिज करता है, बाद में क्या होता है? 2 साल 4 साल बाद मैरिज टूट जाती है। तो हम अपनी मर्यादाओं को खुद तोड़ रहे हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, हमारी जो नैतिकता थी, हमारी मॉरल वैल्यूज थी, वो धीरे धीरे गिर रही हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, हम आजकल सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। व्यक्ति केंद्रिकता, अपने अंदर सेंटर, बस मेरा भला होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। हम आजकल इस मानसिकता पर जी रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ अपना सेल्फ, परमार्थ दूसरों की सेवा। हम दूसरों की सेवा की जगह हम पहले अपना भला देखते हैं। कर भला तो हो भला, हमने ये बात छोड़ दी है। हम क्या सोचते हैं? अपना भला कर, बाकी दुनिया को जाने दे। हम अब इस पर विश्वास करने लग गए हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। भोग मतलब क्या ले, क्या मिले और हम क्या ले लें, इसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं जो वो आसमान छू रही हैं। हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती कभी। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? अब लेखक परेशान है, वो कह रहे हैं ये किस बिंदु पर जाकर के इसका समापन होगा, कहाँ ये खत्म होगा? गांधी जी ने कहा था हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। गांधी जी ने क्या कहा था? हमें अपने दरवाजे खिड़की खुले रखने चाहिए। किसके लिए? स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। दूसरे देश के जो स्वस्थ हैं, अच्छी सांस्कृतिक प्रभाव है, उनको जरूर लो। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश के कोई चीज़ें अच्छी नहीं, उनकी अच्छी चीज़ें लो। लेकिन हमने क्या कर लिया? सब कुछ लेना शुरू किया, अच्छा बुरा सब, और ज़्यादातर बुरा लेने लगे और अपनी अच्छी चीज़ों को हम भूलने लग गए।
पर उनकी बुनियाद का पर कायम रहे, लेकिन अपनी बुनियाद पर कायम रहे, अपनी जो हमारी जड़ें हैं वो मजबूत रखें। आज हमारी जड़ें ही नीचे से हिल रही हैं, तो जिस पेड़ की जड़ हिल गई वो कितने दिन खड़ा रह पाएगा, एक ना एक दिन धराशायी हो जाएगा। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, और ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, उपभोग करना, कंज्यूम करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेना, इकट्ठा कर लेना, ये जो संस्कृति है इसने हमारे समाज की नींव को, जो मजबूती थी, उसको हिला के रख दिया है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये हमारे समाज के लिए एक खतरा बन गया है और हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, चैलेंज है। अगर इस चैलेंज को स्वीकार करो, इसके पीछे हटो, इससे बचो, नहीं तो एक दिन हमारा देश जो है वो पतन की गर्त में गिर ही जाएगा। और यही चिंता लेखक को है कि क्या होगा एक दिन हमारे देश का, अगर हम इस उपभोक्ता की संस्कृति में पड़े रह गए तो आगे क्या होगा। श्यामचरण दुबे जी की यह सबसे बड़ी चिंता है और यह वास्तविकता है बच्चों। तो ये था सुंदर सा पाठ, बहुत अच्छा पाठ है, और ये पाठ बच्चों इम्पॉर्टेंट है। और आपके जो निबंध आता है या अनुच्छेद आता है उसमें कई बार आपको विज्ञापन पर या उपभोक्तावाद पर या कुछ इस तरह का मैटर लिखने को आता है पैराग्राफ, तो आप इस पाठ से कुछ मटेरियल लेकर के अपने उस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। बच्चों ये लेसन यहाँ समाप्त होता है, इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। गुड बाय।